गाइस हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने जो हमारा सबसे पहला एक्ट है कंपनी रूल का रेगुलेटिंग एक्ट, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, तो थैंक यू सो मच। बस इसी तरह से अपना अपना सपोर्ट बनाए रखें और आपको खूब मज़ा आने वाला है। टेंशन मतलब मैं सारे जो एक्ट है ना, जब आप लोग यहाँ पर पहुँचोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसको बहुत बार पूछा गया है, उसके पहले ही आपको ये सारे एक्ट ना एकदम मुंह जवानी याद हो जाएंगे। आप लोग अगर अभी जियान होंगे ना, तो आपको डिक्की सुक्की बनने में टाइम नहीं लगेगा, वो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो आप लोग को क्या करना है, हम लोगों ने जो रेगुलेटिंग एक्ट है कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इस वीडियो का सोर्सेस हैं वो एनसीईआरटी है 6 to 12 तक की। और जो हमारे यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं और जो स्टेट पीसीएस के पीवाईक्यू हैं, इन सब से एक्सट्रैक्ट करिए इन्फॉर्मेशन, देन जाके यहाँ पर आपको इंक्लूड देखने को मिलेगी। तो ये आपको कहीं पे एग्जैक्टली आपकी बुक्स में भी नहीं मिलने वाले हैं इस तरह की पूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपको के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है आज का वीडियो, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इसी वीडियो में ही आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। तो देखो, कल हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ लिया था, ठीक है। तो कल अगर आपने नहीं देखा तो कल वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस में सारी वीडियोस हमारी चल रही हैं। और कल मैंने आपको शीट भी दी थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने इसके आंसर्स भी बताए हैं। तो आप लोग जो है इसको इस बार भी मैं वो शीट देने वाला हूँ आप लोगों को, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। इसके आंसर मैं लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा जो एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या था, पृष्ठभूमि क्या थी, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग एक्ट पढ़े तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है या बैकग्राउंड तो होता है ना। तो देखो, हुआ क्या था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट ना फेल हो गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको कंट्रोल करने के लिए। डेट्स वाई लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट। वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो बात ये हुई थी कि हर एक्ट के 20 साल बाद हम लोग को जो है दोबारा, मतलब उन लोगों को दोबारा जो है रिव्यू करना पड़ेगा उस एक्ट को, कि कितना वो कारगर रहा है, कितना कारगर नहीं रहा है। बट लेकिन कोई भी एक्ट अगर फर्स्ट टाइम आएगा, तो फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ आती है तो उसमें काफ़ी सारे फॉल्ट होते हैं, उसमें काफ़ी सारी कमियां देखने को मिलती है। कोई भी चीज़ फर्स्ट होती है तो उसमें कमियां देखने को मिली, तो जिसके कारण लाना पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखो, ये जो इंट्रोड्यूस किया था, जो ब्रिटिश के उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटिश के उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट्स, जिसके नाम पर ही इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया है। तो उन्होंने स्ट्रेंथन करने के लिए जो ब्रिटिश कंट्रोल है ओवर द इंडिया, इसलिए ये एक्ट को लाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो उस टाइम पे करप्शन हो रहे थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ का, और सेपरेट पॉलिटिकल और जो कमर्शियल कंट्रोल है ऑफ द कंपनी, उसके लिए ये जो एक्ट को वापस लाया गया था। मतलब दोबारा उसको रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था, ठीक है। लेटर जो है अबॉलिशन, मतलब कि बाद में क्या कर दिया गया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जो 1858 में, उस टाइम पे फिर जो है इसको अबॉलिश कर दिया गया था। ये कब पास हुआ था, पासिंग ईयर आप जानो, क्योंकि जो नॉर्मल वनडे एग्जाम होते हैं या स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं, उसमें आपका ना पासिंग ईयर भी पूछ लेता है। तो 1784 में ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट आपका आया था। प्राइम मिनिस्टर कौन थे, विलियम पिट थे उस टाइम पे, यंगेस्ट ब्रिटिश पीएम थे उस टाइम के, 24 साल की एज में उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे वो, तो यंगेस्ट थे, ठीक है। चलो, अब देखो की फीचर क्या थे। अब जैसे बात करें ट्रेड मोनोपोली की, उस टाइम पे देखेंगे तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी के पास मोनोपोली थी, एक अधिकार था, वही जो है पूरा ट्रेड वगैरह करा करती थी पूरे देश में, कंट्री में, ठीक है। तो उसमें तो कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। लेकिन अगर ट्रेड राइट्स की बात करें तो एक्सक्लूसिव जो राइट थे वो रिटेन ईस्ट ऑफ द केप गुड होप। मतलब कि आप देखोगे, आपका यहाँ पर है अफ्रीका, ठीक है, यहाँ पर केप गुड ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो केप गुड ऑफ जो है उसके ईस्ट साइड पे, और जो एक मली जो आपका स्ट्रेट है मेगलन स्ट्रेट के वेस्ट साइड में। तो मतलब आप देखोगे कि ये पूरी अर्थ है हमारी, ठीक है। यहाँ पर आपको केप ऑफ गुड ऑफ में देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपका जो स्ट्रेट देखने को मिलेगा इसके इधर साइड वाली एरिया में, और इसके जो आपका ईस्ट वाला साइड है, तो यहाँ पर ना वो ट्रेड कर सकती थी। तो ये राइट मिल गए थे कि इतने एरिया में वो कहीं पर भी जाके ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर सकती है इस वाले एरिया को छोड़ के, ठीक है। तो ये वाला इसमें था। ड्यूरेशन क्या रखी गई मोनोपोली की, ये कंटिन्यू रखी गई 2016 से लेके जो 1813 तक था, तब तक ये जो है इसको कंटिन्यू करा किया। फिर उसके बाद जो 1813 आया था उसके टाइम पे ये अबॉलिश कर दी गई थी। तो वो एक्ट में, चार्टर एक्ट में हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात करें तो जो डुअल गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। तो जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे और जो कमर्शियल अफेयर थे, इन दोनों को ना सेपरेट कर दिया गया और इंट्रोड्यूस किया गया डुअल सिस्टम। अब देखो, ये डुअल सिस्टम वो डायरकी से थोड़ा अलग है।
डायर की उस टाइम पे जो वो बोला जाता है ना कि प्रोविंशियल लेवल पे डायर की इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, बाईकैमरलिज्म वगैरह वो कर दिया गया था, वो अलग है, यहाँ पर ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर ना जो डुअल गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकल सिस्टम और जो कमर्शियल सिस्टम, इन दोनों को अलग कर दिया गया। अच्छा, एक डुअल गवर्नमेंट जो सिस्टम है वो पहले भी था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम पे, जो दीवानी राइट्स अलग थे, क्योंकि जो कंपनी को मिल गए थे ना दीवानी राइट्स, तो दीवानी राइट्स उस टाइम पे मिल गए थे उनको। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था या पॉलिटिकल सिस्टम था वो राजा महाराजा लोग संभालते थे, वो भी एक अबॉलिश कर दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, और फिर सारी चीज़ें ईस्ट इंडिया कंपनी संभालने लगी थी। बट यहाँ पर फिर से क्या करा गया कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। बट एग्जैक्टली अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो डायरकी से आता है, यहाँ पर एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। बट लेकिन आपको पता होना चाहिए एज अ कंसेप्ट, ये छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज करती हैं, ठीक है। तो चलिए, तो कमर्शियल लीग जो बोर्ड ऑफ जो दो बॉडी बनाई गई थी या डुअल सिस्टम जो बनाया गया था, उसमें थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलिटिकल अफेयर को देखते थे, ओके, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे पॉलिटिकल अफेयर को देखते थे, एक होता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, जो कि वो देखते थे आपके कमर्शियल को। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ नीचे, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि कमर्शियल चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे जो कि पॉलिटिकल अफेयर को देखते थे, ये इसको प्रेसाइड कौन करते थे? अब देखो इसके अंदर आते क्या थे, ये ध्यान रखो, जो मैनेज सिविल मिलिट्री और जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं ऑफ द कंपनी, वो इसको मैनेज किया करते थे। इसको प्रेसाइड कौन करते थे? वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किया करा करता था, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था। वहाँ की जो कैबिनेट हुआ करती थी उसके मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है प्रेसाइड करते थे। इसमें मेंबर कितने होते थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 मेंबर होते थे, 4 प्रीवी काउंसिल के मेंबर होते थे। प्रीवी काउंसिल आपको पता है कि क्या होती थी? लास्ट ईयर मैंने बताया, लास्ट ईयर नहीं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। प्रीवी काउंसिल जो है वो जो जजमेंट को एनालिसिस करती थी सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। एक जो है चांसलर हुआ करता था, ऑफ जो एक्सचेकर हुआ करता था, मतलब टोटल 6 मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। और अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो इनकी जो है डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कौन करता था? जो ब्रिटिश किंग हुआ करते थे वो इनकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करते थे, ओके, गॉट इट। चलो, तो जो है फर्स्ट मेंशन ऑफ द जो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया वो है पिट्स इंडिया एक्ट, मतलब कि भारत में ब्रिटिश कब्जे का पहला उल्लेख अगर देखा जाए तो वो पिट्स इंडिया एक्ट ही था, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर देखा जाए भारत में ब्रिटिश कब्जे का पहला उल्लेख वो था आपका पिट्स इंडिया एक्ट। और बेसिकली अगर देखा जाए कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट से, क्योंकि वो फर्स्ट चीज़ जो है वो पूछा जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग तो वहीं से हुई थी ना। लेकिन अगर पूरा तरह से देखें कि इंटेंशनली कब्जे का पहला उद्देश्य कहाँ से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अब कैबिनेट मिनिस्टर भी जो है एंटर करते जा रहे हैं हमारे यहाँ पर, हमारे इंडिया में कब्जा करने के लिए, तो एक तरीके से यहाँ पर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये कीवर्ड पूछा जा सकता है ब्रिटिश पोजीशन के, एनसीईआरटी में लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। चलो, अच्छा अब एक चीज़ और जान लो, ये जो हमारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, यानी कि जो पॉलिटिकल अफेयर को देखती थी, यही डिसाइड करती थी कि जो गवर्नर जनरल हैं वो कौन बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखो, गवर्नर जनरल कौन बनेंगे ये कौन डिसाइड करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल डिसाइड करती थी। पहले क्या होता था कि जो एम्परर हुआ करते थे, वहाँ के जो किंग हुआ करते थे वो डिसाइड करते थे, ओके। चलो, तो अब बात करते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बारे में। तो ये कमर्शियल अफेयर को जो है वो देखते थे। आज भी आप देखोगे कि हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो कंपनी में भी पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो वहाँ के मैनेज करते हैं, वही बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं कि कंपनी में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो वो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे, ये कमर्शियल अफेयर को जो है वो देखते थे, ठीक है। इसमें जो है ना टोटल 24 डायरेक्टर हुआ करते थे। ये इन सब का नाम वगैरह और ये सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो। लॉस ऑफ पावर हो गया था कि इनका जो पॉलिटिकल डिसीजन था उसमें जो है इनकी कोई औकात नहीं रही थी, ठीक है। और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, ये क्या हुआ करते थे? ये शेयर होल्डर को बोला जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। देखो, इसमें भी काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता था कि सर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, कोर्ट ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोई भी बोलता है उसको। और ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स क्या होता है? ये शेयर होल्डर्स होते हैं। जैसे आज भी कंपनियों में अलग अलग शेयर होल्डर्स होते हैं। आप लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, तो आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो आप भी एक शेयर होल्डर बन जाते हो उसके, मतलब कि शेयर होल्डर्स को इस टाइम पर बोला जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, ठीक है। तो इनकी लॉस्ट पावर टू इन्फ्लुएंस द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो ये लोग क्या कर लिए थे, इनके भी जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में इनकी जो पावर है वो भी लूज़ हो गई थी। चल, इसके बाद बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव क्या क्या चेंजेस हुए थे। उसमें जो गवर्नर जनरल था, उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी,
उनकी जो संख्या थी वो 4 से 3 हो गई थी। जैसे कि हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम पे 4 लोग हुआ करते थे, अब उसमें 3 लोग रहेंगे, ठीक है। तो इनकी नंबर ध्यान रखना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, अभी ये बढ़ते घटते रहेंगे, तो आपके माइंड में ना आगे जाके कन्फ्यूज़न ना हो, तो टेंशन मतलब ऐसा मैंने आपके लिए ना यहाँ पर एक चीज़ देखी करी है, आपको ना एक कंपैरिजन टेबल बना दी है, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगा उधर पे कितनी रिड्यूस हुई है, कितने मेंबर बढ़े हैं, ये देखो ऐसा पता चल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। एंड आते आते इतनी सारी पूरी कंपैरिजन टेबल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी ना लास्ट वीडियो में, वो जो कंपैरिजन टेबल है वो मैंने एकदम से क्यों नहीं पढ़ाया आपको, क्योंकि आपको ये सब प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। ये प्रोसेस से एक एक एक्ट से होकर गुजरोगे ना, देन जाके वो टेबल आपको समझ में आ पाएगी, देन जाके ये कंपैरिजन टेबल आपको समझ में आ पाएगी अच्छे से। इसलिए मैं ये जो है पूरी प्रोसेस से आपको गुजार रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने देख लिया कि जो कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें जो मेंबर हुआ करते थे वो 4 से 3 हो गए, ठीक है। तो जो गवर्नर जनरल की पावर थी उसको इंक्रीज कर दिया गया, क्योंकि अब उसके पास क्या आ गया था कि वीटो पावर आ गई थी अंडर द पिट्स एक्ट। तो ध्यान रखो, वीटो पावर कब मिली है, पिट्स इंडिया एक्ट में वीटो पावर मिली है, ठीक है। चलो, तो वीटो पावर इन सेंट्रल लेजिस्लेचर पहले क्या हुआ करती थी, बिफोर जो है 5 वोट हुआ करते थे, तो गवर्नर जनरल उसमें हुआ करता था और 4 काउंसिल मेंबर हुआ करते थे। तो अब 4 वोट की ज़रूरत होगी, तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 4 वोट की ज़रूरत होगी, तो जो गवर्नर जनरल हुआ करते हैं और जो 3 काउंसिल मेंबर हुआ करते थे, तो अब देखो बात क्या हो गई ना, बात बराबर पर आ गई। अगर मान लो कोई भी चीज़ पास करनी है, कोई भी बिल पास करना हो या कोई भी डिसीजन पास करना हो, तो अगर दो दो भी हो जाएगा ना, मान लो कि 2 लोग फेवर में हैं, 2 लोग उसके अपोजिट में हैं, तो भी ना वो चीज़ है लॉ, उसको पास कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से जो है वो गवर्नर जनरल की अथॉरिटी, मतलब वही मालिक बन गए थे, वही डिसीजन लेने के लिए जो है सब कुछ वही हो गए थे। टाई होने पर भी आप जीत रहे हो, ओके। तो ऐसी कंडीशन आ गई थी, तो इससे क्या हो गया कि जो वहाँ के गवर्नर जनरल थे उनकी पावर बढ़ गई, ओके। प्रोविंशियल लेजिस्लेशन के बारे में बात करें तो जो बॉम्बे और मद्रास की काउंसिल थी उसमें रिफॉर्म करा गया, और उसमें भी क्या करा गया, नाउ 3 मेंबर इन ईच गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी काउंसिल हुआ करती थी या जो हमारे अलग से लेजिस्लेचर हुआ करते थे, यहाँ पे चेन्नई मद्रास है आपका, और बॉम्बे हो गया, और यहाँ पे बंगाल हो गए, तो बंगाल से इन दोनों को देखा जाता था। अब यहाँ पर भी 3 मेंबर कर दिए गए, मतलब कि टोटल 4, तो यहाँ पर भी जो है चेंजेस करे गए। तो यहाँ पर क्या करे गए बाकी की उसमें, तो मैंने आपको बताया कि जो आपकी जो बॉम्बे और मद्रास काउंसिल थी उसमें भी जो है नाउ 3 मेंबर हो गए थे ईच काउंसिल में, ठीक है। तो जो कमांडर इन चीफ थे उसको अपॉइंट किया गया, ध्यान रखो, कमांडर इन चीफ को अपॉइंट किया गया था इन द बोथ बॉम्बे और मद्रास जो है प्रोविंस में, ठीक है। दोनों प्रांतों में कमांडर इन चीफ एक नया बंदा को ऐड कर दिया, बस इतना ध्यान रखो। कमांडर इन चीफ कह सकते हो कि एक तरीके से सेना का कुछ प्रमुख हुआ करता था उस टाइम पे, तो वो कमांडर इन चीफ को देखने के लिए कि ये जो दोनों प्रेसिडेंसी हैं या जो दोनों प्रोविंस में ये अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से खबरी कह सकते हो गवर्नर जनरल का, बंगाल के गवर्नर जनरल का, ठीक है। चलो, और अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू और जो टेरिटोरियल कंट्रोल था उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, टेरिटोरियल कंट्रोल के बारे में बात करें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो टेरिटरीज है वह डिक्लेयर आ ब्रिटिश पोजीशन, मतलब कि वहाँ के जो भारत में जो कंपनी के क्षेत्र थे उसको ब्रिटिश कब्जे में घोषित कर दिया गया। अब वो बोला गया कि चलो ये जो एरिया है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एरिया हैं ये कंट्रोल करके रखी है, अब उसको बोला जाएगा कि अभी ब्रिटिश के कंट्री है, मतलब ब्रिटिश के एरिया हैं। आप देखते हो जो गूगल मैप में अभी आप सर्च करना कि जो ब्रिटिश राज सर्च करके देखना, उसमें जो एरिया आपको देखने को मिलेंगे कि कहाँ कहाँ पर उनका एम्पायर फैला हुआ था। कुछ कुछ जगह पे आपको छूटा हुआ में देखने को मिलेगा, वो राजा रजवाड़े थे जहाँ पर वो कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन बाकी जगह आपको लाल लाल देखने को मिलेगा। तो वो एरिया जो हुआ करते थे, अब ऑफिशियली आप कह सकते हो कि वो टेरिटरी होने लगी थी ब्रिटिश की, या ब्रिटेन गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे उनकी, तो इसको ब्रिटिश पोजीशन कहा जाने लगा। एग्जैक्टली प्रोनाउंस कैसे करते हैं आप देख ले रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाने लगा, अब जो ब्रिटेन की जो कब्जे वाली एरिया है या ब्रिटिश पोजीशन वाली एरिया जो है वो कब्जे वाले क्षेत्र घोषित कर दिए गए, ठीक है। चलो, इसके बाद सिग्निफिकेंस क्या रहा, ये मार्क था या सीधा शासन का प्रारंभ कह सकते हो कि उस टाइम पे एक तरीके से उन्होंने अपने शासन स्टार्ट कर दिया था कि अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपना अधिकार घोषित करना स्टार्ट करती थी कि अब वो एरिया हमारा है। चलो,
तो देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बिल्कुल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और उसका एक तरीके से बिगनिंग ही है। अभी मॉडर्न हिस्ट्री के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करवाऊंगा ना, तब आपको इन सब का हवाला भी दूंगा मैं आप लोग को, ठीक है, ये सारे एक्ट्स वगैरह का। अब जैसे कि हमने पॉलिटी स्टार्ट किया, तो पॉलिटी एक तरीके से ही हमारा मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी ये दोनों का बिगनिंग हो गया है। इसी बीच में मैं अब आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री के भी टॉपिक भी करवाते चलूँगा, और साथ ही साथ ये भी करवाते चलूँगा, और साथ ही साथ ये जो हमारे ज्योग्राफी के जो जो टॉपिक बच गए वो भी आने वाले हैं। टेंशन मतलब, मैं सब कुछ मिक्स करके पढ़ाते रहूँगा, ताकि आपका माइंडसेट ना अब मल्टीपल सब्जेक्ट को एक साथ सोचने लगे, क्योंकि वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे तो आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में एक साथ सोचना है ना। तो उसकी हैबिट अभी से ही लगना चाहिए आपको, कि आपको बस बोला जाए कि हाँ ये टॉपिक था, तो आप ये ना करते रहो कि ये उस सब्जेक्ट का है, ये उस सब्जेक्ट का है। मैं डायरेक्ट आपको टॉपिक बोलूँ और आप उसका आंसर दो, ठीक है। माइंड में वो तो हमारा अपनी सुविधा के लिए हम लोग सब्जेक्ट को अलग अलग डिवाइड करते हैं ना, बट एग्जाम में तो एग्जैक्टली नहीं बोलता है ना कि आपसे ये सब इस सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं ना, वो तो सारे मिक्स करके देगा। तो मिक्स वाला माइंडसेट आपका होना चाहिए। अब और कौन कौन से कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जो पीवाईक्यू में आया हुआ है, वो पूछा गया है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, तो ये क्या करते थे, क्रिएट अंदर किया, किसके अंदर किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर किया गया था। कंट्रोल जो पॉलिसी ऑफ द डायरेक्टर है, और जो पॉलिटी मिलिटिकल जो मिलिट्री और रेवेन्यू मैटर्स है उनको देखते थे, ये मेंबर्स वगैरह मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जैक्टली कि ये जो एक्ट है, कौन सा एक्ट है जिसने पॉलिटिकल बिजनेस अफेयर को सेपरेट किया गया था, ठीक है। ओके, इसके बाद इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस क्या रहा, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका जो कंट्रोल है उसको स्ट्रेंथ करा गया ओवर द कंपनी गवर्नेंस, एंड जो ऑटोनॉमी थी कंपनी की उसको जो है रिड्यूस करा गया पॉलिटिकल मैटर्स में, और इंक्रीज कर दिया गई जो गवर्नर जनरल है उसकी पावर को, और जो है फाउंडेशन रखा गई एक तरीके से डायरेक्ट ब्रिटिश रूल की। ओके, और एक तरीके से एक स्टेज तैयार करा गया और द चार्टर एक्ट 1833 का, जो कि इसके बाद आने वाला है। ओके, इसके बाद रिलेटेड एक्ट्स के बारे में बात करें, आप देखोगे कि जो 1786 हुआ था उसमें गवर्नर जनरल को गिवन द ओवर राइडिंग पावर ओवर द काउंसिल, ठीक है, इस एक्ट में दिए गए थे। दैन उसके बाद मर्जिंग ऑफ पोस्ट, जैसे कि गवर्नर जनरल और जो चीफ कमांडर रूल है इनको जो है मर्ज कर दिया गया, इनके पदों को विलय कर दिया गया। फर्स्ट अपॉइंट अंडर दिस एक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है सबसे पहले जो है इस एक्ट के अंतर्गत जो है किसको अपॉइंट किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1858 का, तो उसमें ना जो अबॉलिश कर दिया गया था जो पिट्स इंडिया एक्ट है, और एंडेड द कंपनी रूल। उस टाइम पे इट्स एक्ट्स के या जो चार्टर एक्ट है वो एक तरीके से वो सारे जितने भी रूल थे इनको एंड कर दिया गया था, और देन कंपनी रूल को ही ख़त्म कर दिया था। अब देखो एक कंसेप्ट आता है डायरकी का, या डुअल रूल बोल दो आप लोग। ये डायरकी का हम लोग पढ़ेंगे 1919 में भी पढ़ेंगे हम लोग, जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपका सुधार आएगा उसमें, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे। अब देखो डायरकी का मतलब क्या होता है आप लोग अभी समझ लीजिए। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट थ्रू टू सेपरेट अथॉरिटी। गवर्नमेंट चलती है दो सेपरेट अथॉरिटी से, ठीक है। फर्स्ट अपील इन इंडिया के बारे में बात करें, अंडर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो हुई थी, उस इलाहाबाद की संधि, तब जो है वो फर्स्ट अप्लाई हुई थी डबल गवर्नमेंट के बारे में। हमने देखा था बक्सर के युद्ध में, उस टाइम पे डबल गवर्नमेंट होती थी। मैंने आपको बता भी रहा था कि एग्जैक्टली देखो कि डबल गवर्नमेंट ही उस टाइम पे थी, ठीक है। तो रेवेन्यू कंट्रोल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करती थी, टैक्स कलेक्शन वगैरह। एडमिनिस्ट्रेटिव जो हुआ करता था वो नवाब देखती थी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था उस टाइम पे। अब इम्प्लीमेंट किया गया यही चीज़ को कब, जो आपका इंडिया एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99 में, तो इसमें टू टाइप को कर दिया गया, टू टाइप के सब्जेक्ट जोड़े गए, ट्रांसफर सब्जेक्ट और जो है रिजर्व सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ से ना एक क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं इसके अंदर पे। आपने देखा होगा अगर यूपीएससी का पीवाईक्यू, तो वहाँ पर ना इसके अंदर के सब्जेक्ट्स भी पूछ लिए थे, तो वो हम लोग 1990 वाले एक्ट में अच्छे से देख लेंगे उसके सब्जेक्ट्स को। अभी आप बस यहाँ पे सुन लो, ओके। फिर प्रपोज किया गया इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बट नॉट फुली इम्प्लीमेंट किया गया। वहाँ पर उस टाइम पे ये प्रस्तावित किया गया था, बट वहाँ पर उस टाइम पे फुली इम्प्लीमेंट नहीं करी गई थी डायरकी को। देन एंडेड कर दी गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंट, इसको ख़त्म ही कर दिया गया था। और जो है हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसने रिमूव कर दिया था, जो डुअल गवर्नमेंट है उसको 1947 में, ठीक है। कंक्लूजन की बात करें कि आखिर क्या रहा, तो जो है रेगुलेटिंग एक्ट के फेल्यूअर को कंट्रोल किया गया यहाँ पर।
जो ब्रिटिश कंट्रोल था उसको स्टैंड करा गया, इंट्रोड्यूस करी गई डुअल गवर्नमेंट को, इंक्रीज कर दिया जो है ब्रिटिश इंटरवेंशन को। ओके, और इसी ने नींव रखी जो 1813 का चार्टर एक्ट है उसकी। ठीक है, चलो तो अब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये डिफरेंस समझने से पहले एक तरीके से ये डिफरेंस आपका रिवीजन ही होगा, बट उससे पहले आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाना है। कमेंट सेक्शन में जाके अभी हम लोगों ने ऊपर में जितना भी पढ़ा है, जितनी भी चीज़ याद आ रही है, उसको बिल्कुल भी बिना सोचे जो भी आपको याद आ रहा है, जो भी चीज़ फैक्ट याद आ रहा है आपने ऊपर पढ़ा है, उसको एक बार लिख देना है। एक बार जल्दी से जाके आप में से जो भी सीरियस एस्पिरेंट होगा वो जरूर लिखेगा। और मैं देखना चाहता हूँ कि एक्चुअली में आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। और गाइस, मैंने आपको कितने बार कहा है कि हम मेरे लिए जो मोटिवेशन है वो आप लोगों के लाइक्स और कमेंट ही है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी और अभी तक आप देख रहे हो तो अच्छी लग रही होगी, तो एक लाइक्स करने में आपका कुछ नहीं आता है, वो एक तरीके से मेरे लिए सपोर्ट है, जो कि और यूट्यूब को भी पता चलता है लाइक से कि वो आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो, तो वो ज़रूरतमंद लोगों के पास अपने आप पहुँचा देता है। तो आप लोग कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करिए, कमेंट जाके मैं देखता हूँ कि आखिर आप लोगों को मैंने जितना भी पढ़ाया वो कुछ ना कुछ आपको याद आया या नहीं आया। इसको हम लोग बोलते हैं हमारी 4R टेक्निक। इसमें रीड करते हैं, फिर देन रिकॉल करते हैं, देन रिवाइज करते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। आप लोग रिकॉल करोगे, इसके बाद मैं आपको रिवाइज करवाऊँगा। आई होप आप लोगों ने जो है कमेंट कर दिया होगा। अब चलो हम लोग कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या चेंजेस हुए थे। अब आपके जो सारे डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। अब देखो पर्पस क्या था कि जो फर्स्ट सबसे पहले जो ब्रिटिश इंटरवेंशन था, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जो करप्शन वगैरह हो गए थे कंपनी में उसको कर्व करने के लिए। तो इसमें क्या करा गया, पिट्स इंडिया एक्ट में उसमें जो फेल्यूर हो गया था उसको करेक्ट करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट के करेक्ट करने के लिए ये लाया गया था। और सेपरेट जो है पॉलिटिकल और जो है फिर कमर्शियल जो है सिस्टम कंट्रोल जो है उसको लाया गया था। ठीक है, बनाया गया था। इसके बाद कोई वीटो पावर नहीं थी गवर्नर जनरल के पास, यहाँ पर जो है वीटो पावर दे दी गई और उसकी जो अथॉरिटी है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया था। ठीक है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन आपके बंगाल में देखने को मिलेगा, लेकिन फिर बाद में जो बंगाल के नवाब थे उनको प्रिजनर बना दिया गया था, बंधक बना दिया गया था। लेकिन यहाँ पर डबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल सिस्टम को संभालते थे या कमर्शियल सिस्टम को संभालते थे। इस टाइम पे 4 मेंबर हुआ करते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसको रिड्यूस करके 3 मेंबर कर दिया गया था। ठीक है, काउंसिल मेंबर के पास जो है इक्वल वोट और जो है ये लोग डेडलॉक की कंडीशन भी ला सकते थे जहाँ पर बिल पास भी ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया था, एग्जैक्टली गवर्नर की पावर को बढ़ा दिया गया था। 3 मेंबर हुआ करते थे, गवर्नर जनरल जो है उसका कंट्रोल हुआ करता था। अगर टाई अप भी हो जाता है तो डेडलॉक की कंडीशन नहीं क्रिएट होगी, वो पास हो ही जाएगा बिल या लो। जो है जुडिशरी में बात करें, सुप्रीम कोर्ट जो है इस्टेब्लिश करी गई थी। यहाँ पर एक तरीके से कह दो कि जो उनके जो जुडिक्शन थे उसको अच्छे से जो है क्लैरिफाई किया गया था। वो तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में भी कर दिया था, इसमें और अच्छे से कर दिया गया था। ठीक है, प्रोटेक्ट करे गए थे जो कंपनी के ऑफिशियल थे फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। पॉलिटिकल कंट्रोल के बारे में बात करें तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया था, उसका स्टैंड करा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू। डबल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर, और यहाँ पर आप बात करें जो टेरिटरी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डिक्लेयर ब्रिटिश पोजीशन कर दिया गया। और एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये पहला वो स्टेप था जहाँ पर एक तरीके से बिगनिंग कर दिया गया ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल हमारे इंडिया में। इम्पैक्ट की बात करें तो लेट द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है उसका, और इससे क्या हो गया था, इंक्रीज़ हो गया था कंट्रोल ओवर द ये डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। ओके, तो ये था हमारा आपका पिट्स इंडिया एक्ट। ऐसे कंपैरिजन करके पढ़ोगे, शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा ऐसे कंपैरिजन करके, बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम ऐसे देख रहे होगे, तो ऐसे कंपैरिजन करके ही पढ़ेंगे हम लोग, ताकि हमारे माइंड में डाउट क्लियर हो जाए। अभी आप लोग क्या करते हो, सिंगल पहले ये पढ़ते हो फिर ये पढ़ते हो, तो हम लोग मैं वो भी पढ़ा रहा हूँ आपको, पहले पूरे प्रोसेस से होते हुए लेकर जा रहा हूँ आपको। प्रोसेस से लेने के बाद अब अगर आप खुद बताओ, अगर आप कल की वीडियो नहीं देखे होते या ऊपर नहीं पढ़ते होते, तो ये एक चीज़ में एग्जैक्टली ये जो डिफरेंस है ना, इसका वैल्यू नहीं समझ में आती, एग्जैक्टली ये चीज़ समझ में नहीं आता आपको। अब मैं ना आपको एंड में जाके ना वो पूरी एक टेबल बना दूंगा, सिर्फ 2 पेज में ही आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। 2 पेज की टेबल बनेगी, उसको आप लोग प्रिंट निकलवा लेना, उसमें ही आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और देखो आप लोगों की डिमांड पे मैंने पीवाईक्यू के नोट्स बना लिए हैं। 2009 से लेके 2024 तक आपके सारे जो है पीवाईक्यू के नोट्स कवर हो गए हैं। आप लोगों को प्रॉब्लम होता था, इसको मैंने सब्जेक्ट वाइज बना दिया है, मतलब कि पहले ईयर वाइज ही है, ईयर वाइज में भी सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया। हिस्ट्री के अलग कर दिए हैं, ज्योग्राफी के अलग कर दिए हैं, और आपके इन्वायरमेंट के अलग कर दिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसमें ऐड कर दिए। अभी होली आ रही है, तो होली तक के लिए इसका जो बेसिकली अगर प्राइस देखा जाए, अगर आप लोग देखेंगे तो इसका मार्केट प्राइस, अगर क्योंकि मार्केट में तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने एक टाइम पे खरीदे थे, तो इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 1500 से ज़्यादा है। बट सिर्फ होली तक
होली तक जो हमारे स्टार्टिंग के 5 एस्पिरेंट अगर आप अभी इनरोल करते हैं, आप स्मार्ट एस्पिरेंट चैनल पे जाना, वहाँ पे हेल्प स्मार्ट एस्पिरेंट की आईडी पे जाके इसको इनरोल अगर अभी करते हैं तो स्टार्टिंग के 50 एस्पिरेंट के लिए 399 रुपीज़ में इसको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अगर 50 एस्पिरेंट हो जाते हैं उसके बाद आप लोगों को ये 599 रुपीज़ में ये मिलेगी। ये पूरी पीडीएफ जो मिलने वाली है आप लोगों को, इसमें एक एक करके कवर है। और ये पीडीएफ मैं फ्री में भी कवर करवाऊंगा अपने चैनल पे ही, ये टेली स्मार्ट एस्पिरेंट पे भी, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। बट लेकिन उससे पहले आप लोग को ये रीड कर आना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत सारे होमवर्क दूंगा। तो जल्दी से जाइए, इसको एनरोल करिए। 50 लोग होने से पहले आप भी टॉप 50 में शामिल हो जाइए। ओके, 399 रुपीज़ में आपको अभी मिल जाएगी, उसके बाद नहीं तो आपको 599 रुपीज़ में मिलेगी। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस शीट के बारे में। तो देखो, अब आप लोगों को ये प्रैक्टिस शीट फिल करनी है, इसी से पता चलेगा कि आपका एक कंसेप्ट इसमें जो है अच्छे से क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो वीडियो को पॉज करिए, सबसे पहले ये सारे जो क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट करिए। ओके, पॉज करिए। चलो और ऊपर कर देता हूँ, इसके आंसर कमेंट करिए। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये एक एज अ हेडिंग लिखनी है, उसके बाद ये सारे आंसर डायरेक्ट लिखते जाना है। इतना आपने कर लिया ना, फिर आपका पेट्स इंडिया एक्ट कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, चलो इसके आंसर कमेंट करो, वीडियो को पॉज कर लो। अब इसके आंसर कमेंट करो। ओके, अब इसके आंसर कमेंट करो। देखो इतना कर लेते हो, इसमें सब पीवाईक्यू कवर हो जा रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे सर पीवाईक्यू आप क्यों नहीं करवा रहे हो। ये आपने कर लिया ना, ये सारे क्वेश्चन ये सब पीवाईक्यू ही कवर हो रहे हैं आपके एक तरीके से। और पीवाईक्यू मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन जब जब हम लोग जो फाइनल टेबल पढ़ेंगे ना, फाइनल टेबल में सारे एक्ट को कंपेरिजन करेंगे, तब मैं बहुत शॉर्ट में आपके सारे फाइनल टेबल आपको कवर करवा दूंगा और साथ ही साथ सारे पीवाईक्यू भी करवा दूंगा। ऑलमोस्ट 100+ मैंने पीवाईक्यू कलेक्ट कर लिया और इतने पीवाईक्यू कहीं पर है भी नहीं, कहीं पर आपको मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, इधर इधर अलग अलग एग्जाम से मैंने कलेक्ट करे हैं और वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन उसकी पूरी प्रोसेस से होकर हमको गुजरना पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ की एक प्रोसेस होती है, स्टेप होती है, एक के बाद एक के बाद एक। मुझे मालूम है आप लोग को कैसे करवाना है, तो वो मुझ पर छोड़ दीजिए, बस आप करते जाइए। ठीक है, इसके आंसर कमेंट करो आप लोग। ठीक है, चलो इसके भी आंसर आपको कमेंट करना है। मैं सब पे कमेंट देखता हूँ और इसके भी आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, बाकी रेगुलेटिंग एक्ट की जो आंसर शीट है वो मैं अभी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये भी आपको टेलीग्राम चैनल जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है उसमें अपलोड कर दी गई है। ठीक है, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, ये प्रैक्टिस शीट भी अभी आपको मिल जाएगी वहीं पर। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों का शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय